हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है अपना चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 11th एंड 12th बोथ। 11th का लिमिट एंड डेरिवेटिव जहां पर हम खत्म करेंगे, उसका नेक्स्ट पोर्शन ही जो है वो 12th में स्टार्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपको 11th का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा लिमिट एंड डेरिवेटिव, देन आप 12th का कर सकते हो। अगर आप लोगों ने 11th का अच्छे से नहीं करा तो ये मैं श्योरिटी दे दूं, आपका 12th का लिमिट एंड डेरिवेटिव खराब होने वाला है। उसके लिए आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। लिमिट्स का जो डेमो लेक्चर है वो मैंने बीकॉम वाला डेमो लेक्चर डाला हुआ है ऑलरेडी, बहुत पहले का, आप उसके अंदर भी देख सकते हो। और मैं यहां पर भी पढ़ा रहा हूं और अलग तरीके से और बिल्कुल बेसिक से, ताकि आप लोग समझ पाए कि आपके कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर की वेटेज टॉप 3 चैप्टर्स में आएगी, ये मैं बता दूं। स्कूल के टॉप 3 चैप्टर की वेटेज में से एक चैप्टर ये है। चैप्टर में दिखने में मात्र 3 एक्सरसाइज हैं, पहली, दूसरी एंड मिसलिनियस, आपको पता ही है। बट द पॉइंट इज कि इतना छोटा चैप्टर नहीं है। अगर ढंग से पढ़ा जाए तो चैप्टर की वेटेज बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की है, और चैप्टर रियलिटी में बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं 2 या 3 लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अगर आपने 2-3 लेक्चर के क्वेश्चंस कर लिए और देख लिए तो आपकी एनसीईआरटी, आपकी आरडी शर्मा, आपकी कोई भी एक्स्ट्रा बुक आपको कभी परेशान नहीं करने वाली। ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं, हेडिंग डाल दीजिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। वेटेज अच्छी खासी है इसकी, चैप्टर बहुत कमाल का है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज लिमिट्स। लिमिट्स क्या है? सर, लिमिट्स को हिंदी में बोले तो सीमा ही होता है। अब ये सीमा कोई नाम नहीं है जो आप समझ रहे हो, सीमा नाम होता है, सीमा नाम की लड़कियां होती हैं, वो नहीं है। ये सीमा का मतलब है एक लिमिटेशन, एक रुकावट कि कहां पर आपको रुकना है। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर आप बात कर रहे हो एक नंबर लाइन की, आप एक ग्राफ बनाते हो ऐसे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इस पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी, कहीं पर भी, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पर भी, जैसे x इज इक्वल टू ए, कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पर भी। ठीक है। ये 2-3 तरीके से डिफाइन होता है, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। ठीक है। ये कहलाता है LHL, ये कहलाता है RHL, ये कहलाता है FX। अब ये बकवास है क्या? व्हाट इज LHL, व्हाट इज RHL एंड व्हाट इज FX? कॉपी करने वाला कुछ नहीं है, पहले समझने वाला सब कुछ है। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 10 की, 10 पे वैल्यू की बात कर रहा है, तो मैंने बोला कि 9.9999, तो आप बोलेंगे सर अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल होता है। दिस इज योर LHL, जब आप इससे थोड़ा सा कम पर हो। ठीक है। बट अगर मैं बोलूं 10.000001, दैट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 10, विच इज RHL, जो हल्का सा इससे ज्यादा होता है, बट एज कंपेयर टू 0 होता है। इसमें जो चेंज है, जो इसके अंदर चेंज है, उस चेंज को हम यहां पे डिनोट करेंगे। चेंज इज डिनोटेड बाय स्मॉल h। आप अभी पढ़ोगे, स्मॉल h से इसको डिनोट किया जाता है चेंज को, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये हमेशा 0 होता है। क्यों? यहां पे अगर आप चेंज देखो तो 0 पॉइंट, ये इसका चेंज है 0.0001 का, दिस चेंज इज एज कंपेयर टू 0। ठीक है। और यहां पर भी जो चेंज है 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका, ये भी एज कंपेयर टू 0 ही है आपका। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो चेंज होता है LHL RHL में, और f(x) मतलब इक्वल टू दैट पार्ट की वैल्यू, अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है या लिमिट मेरी एग्जिस्ट करती है। अगर ये तीनों चीजें मेरी इक्वल आ जाएं तभी। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज अनइक्वल हो गई, अगर तीनों में से कोई भी एक चीज अनइक्वल हो गई, तो उस केस में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है और लिमिट एग्जिस्ट
नहीं करती। मैं अभी आपको और भी डिटेल में इसको लिखवाने वाला हूं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिखवाऊंगा, तो पहले आप इसको समझ लो बहुत बढ़िया तरीके से, फिर आप इसे करना। देखिए, हां, तो जैसा कि इसने बोला, देखिए सर, आते हैं इसके काम की बात पर। जब हम बोलते हैं, देखिए इसको ऐसे बोलते हैं, लिमिट एक्स एरो ए, दिस एरो इज कॉल्ड टेंड्स टू, अप्रोचेस टू, बात एक ही है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। अच्छा, ये अपॉन नहीं है, इसके नीचे ऐसे लाइन लगा के नहीं है, ये मैं बता दूं। कभी भी एफ एक्स लिखा है, इसका मतलब जब जब एक्स रहेगा और जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां ये लिमिट जाएगी। जब जब एक्स रहेगा और जहां जहां ये एक्स रहेगा वहां वहां ये लिमिट जाने वाली है। ये चीज समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड जी एक्स, तो ये जो लिमिट है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग भी लिख सकते हो आप। आगे बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्टेंस, अगर आपको उसका पहचानना है तो उसके लिए तरीका क्या बताया मैंने आपको, आप कैसे पहचानेंगे उसको, आप क्या करेंगे, आप उसको अपॉन में रख सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, मतलब अच्छा देखिए, ये एग्जिस्टेंस नहीं, हमने खाली लिमिट के बारे में बात करी कि लिमिट कैसे और कहां पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट करना कैसे हमें, इसको समझ लेते हैं जरा ध्यान से, और डिटेल में भी समझेंगे। देखिए सर, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां पर हमारे कुछ अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है, अनडिटरमाइंड फॉर्म। अनडिटरमाइंड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे कि 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0। ये तीनों फॉर्म हमारी जो है अनडिटरमाइंड फॉर्म कहलाती है। इन तीनों केसेस में हम इन तीनों केसेस में लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको बोला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 मैं यहां पे भी पुट नहीं कर सकता, यहां पे भी पुट नहीं कर सकता, दोनों में से कहीं पर भी पुट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने ऊपर वैल्यू पुट कर दी तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0/0, दैट इज अनडिटरमाइंड फॉर्म। ऐसे केस में आपको पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है, जैसे कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1। आप पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट के एग्जिस्टेंस को प्रेजेंट करेंगे। अब आपने यहां पर 1 डाल दिया तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आप पहले इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, बेसिक्स को कुछ नहीं है, आप ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, अप्रोचेस टेंड्स टू अनडिटरमाइंड फॉर्म, ये सारी बातें आप लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या सर, इस चैप्टर में 3 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज लिमिट्स। लिमिट्स के अंदर ही एक पार्ट आएगा, इसी के अंदर एक पार्ट होगा, लिमिट्स का ए पार्ट होगा। आप कह सकते हो पार्ट ऑफ ए इज लिमिट्स एग्जिस्टेंस, कि लिमिट की एग्जिस्टेंस आपको पता करनी होगी। पॉइंट नंबर 2, डेरिवेटिव्स नहीं, पहले आप करिए फर्स्ट प्रिंसिपल, ये भी कह सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, इससे आप डेरिवेटिव निकालेंगे, किसी भी चीज का डेरिवेटिव जो है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड थर्ड थिंग इज
प्रॉपर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, ये प्रॉपर डिफरेंशिएशन वही डिफरेंशिएशन है जो साइंस वाले बच्चों ने फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है। आप लोगों को जब आप स्कूल स्टार्ट होते हैं ना, तो आपका फिजिक्स का टीचर पता है क्या बोलता है आते ही? सबसे पहले मैं लिमिट डेरिवेटिव नहीं कराऊंगा, मैं इंटीग्रेशन नहीं कराऊंगा, ये मेरा काम नहीं है, ये मैथ्स के अंदर है। मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 13 है भाई ये। और मैथ्स का टीचर बोलता है भाई मेरा तो चैप्टर 13 है, मैं क्यों कराऊं? भैया एक बात बताऊं, ये काम मैथ्स वाले का नहीं है, क्योंकि ये लोग ये चीज नहीं समझते। जब वो पढ़ाई कर रहे थे, वो टीचर्स पढ़ाई कर रहे थे, तब वो कोर्स के हिसाब से दो अलग अलग बुक्स बनाई जाती थी, एक साइंस के कोर्स वालों की अलग और कॉमर्स वालों की अलग मैथ्स, दो अलग अलग मैथ्स होती थी, जिसके अंदर कुछ मार्क्स का पार्ट दोनों के लिए कॉमन होता था, जो दोनों बच्चों को पढ़ना ही पड़ता था, कुछ पार्ट, बट सारा नहीं, कुछ पार्ट। होता क्या है, उसके अंदर चैप्टर डिफरेंशिएशन से ही स्टार्टिंग थी, तब समझ में आता था कि भैया मैथ्स वाले को कराना बनता है। बट द पॉइंट इज, जब कोर्स से ही हट चुका है तो भैया मैथ्स वाला कैसे कराए, ये चीज वो समझ के राजी नहीं है। ठीक है, वो इस चीज को समझते नहीं, वो कहते मैथ्स वाला कराए। अब मैथ्स वाला कहे भैया मैं अपना कोर्स कराऊं या मैं ये कराऊं, पस्ता बीच में पिस्ता कौन है? बच्चा। कुछ टीचर्स समझदार होते हैं, अच्छे होते हैं, वो पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझाते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन समझाते हैं, जो कोर्स रिलेटेड इंटीग्रेशन एंड कोर्स रिलेटेड डिफरेंशिएशन होता है उसको, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। अब मैथ्स वाला क्या करे भैया, उसका कोर्स इतना ज्यादा होता है, 2 महीने का टाइम होता है हमारे पास कोर्स कराने के लिए, तो वो पहले आपको 13 चैप्टर पढ़ाए आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, या मैथ्स पढ़ाए। तो अब कुछ समझ सकते हो इसमें, बेसिकली जब डिफरेंशिएशन यूथ फिजिक्स में हो रहा है तो फिजिक्स में भी करवाना चाहिए, और स्टार्टिंग ही वहां से करानी चाहिए, क्योंकि जो पहला चैप्टर है एरर एनालिसिस, ठीक है, उसके अंदर भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है, 11th का जो एरर एनालिसिस है। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करते, हम काम की बात पर आते हैं कि हम लोगों को इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए, और नहीं तो बच्चा ही बीच में पिसता है। हमें कोऑर्डिनेट भी करना चाहिए, मतलब टीचर्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स वाले को ही, मैथ्स वाले को भी फिजिक्स वाले को बताना चाहिए कि सर आप पहले डिफरेंशिएशन ही कराओ, क्योंकि डिफरेंशिएशन कोर्स से हट चुका है। और मैं ये हर उस बच्चे को बोल रहा हूं कि वो बच्चा अपने टीचर्स को जाके बोले, मैथ्स वाले को, कि सर आप फिजिक्स वाले सर को बताओ ना कि ये पहले होता था। लगभग 98-99 तक ऐसा ही चला है कि 2 बुक्स होती थी अलग अलग, साइंस की अलग एंड कॉमर्स की अलग। साइंस वालों की अलग 2 बुक्स होती थी, उनको ज्यादा पढ़ना पड़ता था एज कंपेयर टू कॉमर्स। उसमें क्या होता था कि मैथ्स जो होता था वो ओनली रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट होता था, लाइक कैलकुलस का पार्ट बहुत ज्यादा होता था। जो चैप्टर्स अभी हैं वो तो थे ही, उसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स थे। अच्छा, इवन लॉगरिथम जो चैप्टर है वो भी आउट ऑफ कोर्स हो चुका है 11th और 12th से, और इवन 9th-10th में भी नहीं है लॉगरिथम, अगर आप सीबीएसई लेवल पर जाओ तो। अब इसमें फॉल्ट आपके मैथ्स के टीचर का नहीं है कि लॉगरिथम नहीं है, बट फिर से ब्लेम उसी को करेंगे। ठीक है, मैं ये मैथ्स का टीचर होने के नाते उसकी साइड नहीं ले रहा हूं, बट द पॉइंट इज कि हमें पता होना चाहिए, मैथ्स के टीचर को भी बाकियों को जाके बताना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स को, कि सर हमारा लॉगरिथम कट चुका है, आपको ही पढ़ाना पड़ेगा, हमारे कोर्स में नहीं है। आप हमें ब्लेम कर देते हो, आप खुद पढ़ाओ उसको, हमारे कोर्स में है ही नहीं, आप 11th-12th की बुक्स खोल के देख लो, चेंज हो चुका है, मैं कैसे पढ़ाऊं? तो इसलिए ये बातें चलो ठीक है, अलग है। फिलहाल हम काम की बात पर आते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स, देन हम करेंगे लिमिट्स की एग्जिस्टेंस। देखिए, कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा, पहले समझेंगे। एनसीईआरटी पे नहीं आना, एनसीईआरटी के बहुत नकली क्वेश्चन है, पहले 2-4 और नकली क्वेश्चन करके फिर एनसीईआरटी पर आएंगे। जैसे कि बोला जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए, अगर मैं वैल्यू a पुट कर देता हूं, a स्क्वायर माइनस 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2, तो कहीं पर भी 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, दिस इज माय फाइनल आंसर। कहीं पर भी 0/0, इंफिनिटी या एनीथिंग डिवाइड बाय 0 नहीं आ रहा। ठीक है, सेकंड देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन 5। अब मैंने ऊपर पुट कर दिया 1 माइनस 1 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 0/5। तो 0/5 आ सकता है। मैंने क्या बोला था आपको, क्या क्या वैल्यूज नहीं आनी चाहिए? मैंने आपको बोला था ना तो 0/0 आना चाहिए, ना इंफिनिटी, ना एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, या 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग आ रहा है, वो आ सकता है सर, नो प्रॉब्लम। लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1।
अब यहां पर आके हम लोग फंस जाते हैं। अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पर, तो -1 का स्क्वायर -1 अपॉन -1 + 1 दैट इज 0/0। तो लिमिट पुट नहीं कर सकते। आपने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया x - 1 और x + 1, ये रिड्यूस हो गया। लिमिट अभी भी रहेगी, लिमिट साथ में लिखते हुए चलना है। ये लिमिट पुट कर दी, आंसर आ गया -2। ठीक है, गॉट इट। नोट कर लीजिए सर फटाफट से। एनसीईआरटी पर आएंगे हम सबसे पहले। देखिए, एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करेंगे पहले इसका सॉल्व, फिर हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x + 3, यहां पे वैल्यू डाली 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, खत्म। सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू पाई x - 22/7, सर वैल्यू डाल दी पाई -22/7। पाई की वैल्यू 22/7 डालने की जरूरत नहीं है, हालांकि 0/7 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन द पॉइंट इज पाई की वैल्यू एक्चुअली में 22/7 नहीं होती, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने ले रखी है। पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, आराम से पहले देखते रहो फिर करना आराम से। r टेंडिंग टू 1 पाई r², r की जगह 1 डाल दिया, पाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हल्के क्वेश्चन उठा रहा हूं खाली मैं अभी पहले। x टेंडिंग टू 4 4x + 3 अपॉन x - 2, 4 × 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 2, 8 3 2 11/2। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 10 + x की पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाय x - 1, 1 डाला 1 की पावर 10 + 1 की पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाय 1 - 1। सुनना जरा ध्यान से मेरी बात। सर ये आ गया 3/0। ओहो सर, ये तो वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट अलाउड। समझ में आई बात मेरी? तो ये वैल्यू पुट नहीं हो सकती, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले द पॉइंट इज, यहां पे x की पावर 10 है, x की पावर 5 है और +1 है, ये लिमिट दे रखी है -1। अब पुट हो सकती है -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाय -1, नीचे आ जाएगा -2, नीचे बस 0 नहीं आना चाहिए, है ना। +1 -1 +1 ये कैंसिल, -1/2 इज द आंसर। ठीक है, 6th क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि यहां से थोड़े से मेरे को फॉर्मूलाज बताने। आपको 1 मिनट दे रहा हूं पूरा, कॉपी कीजिए फटाफट से। सिक्स क्वेश्चन को करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप लिखते रहो, सुनते रहो मेरी बात। पूरे लिमिट्स में टोटल मैं आपको 2 फॉर्मूलाज कराऊंगा, दैट इज मोर देन इनफ।
चलिए सर, आते हैं वापस बैक टू वर्क फॉर्मूलाज पर। लिमिट्स में टोटल हमें 2 फॉर्मूला पढ़ने हैं। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल टू n a n माइनस 1। कोई लिखेगा नहीं अभी। सेकेंड फॉर्मूला इज लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन इज लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा में हमें नहीं पढ़ना क्योंकि कॉस थीटा से हमारे को कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा इसी की हेल्प से कॉस थीटा को। तो 2 फॉर्मूले इसी, ये वाला फॉर्मूला इसी से निकला है। इसको पहले समझ लो जो मैं पॉइंट्स मेरे को बताने हैं। देखिए पॉइंट्स मुझे ये बताने हैं कि पहले आप इसे लिखो, नहीं तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ना वो हरकतें करने वाला, मतलब थोड़ा होश पोश करूंगा। लिखते रहो, फॉर्मूले आसान है वैसे, है ना। पॉइंट टू बी नोटेड सर, पहला पॉइंट पहले फॉर्मूले के लिए, सर ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर, ये दोनों नीचे सेम होने चाहिए और इनकी पावर सेम होनी चाहिए, दूसरी चीज। और तीसरी चीज कि जो यहां पर लिखा हो वो हमेशा यहां पर भी होना चाहिए। 3 बातें। पहली, क्या जो ऊपर लिखा है वही नीचे होना चाहिए। दूसरी, ये पावर सेम होनी चाहिए। और तीसरी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू उतनी ही होनी चाहिए, तो आप ये लगा सकते हो। सेकंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों बातें सेम होनी चाहिए बस। एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो, ये तीनों बातें सेम होनी चाहिए। खत्म बात। अब काम की बात पर आते हैं, थोड़ा सा काम की बात पर आते हैं सर। देखिए जैसे कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, मैंने बोला tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा बाय cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन थीटा दिया हुआ है, लिखना नहीं है अभी, पहले देखते रहो ना यार। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय थीटा। सर ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी और ये लिमिट इस cos के लिए भी होगी क्योंकि थीटा cos में भी है, समझ रहे हो। तो ये थीटा यहां पे अगर मैं 0 डाल दूंगा तो 1 बाय cos 0 इज ऑलवेज 1 इंटू 1, 1 बाय 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? ठीक है, तो 1 बाय cos थीटा इज इंटू 1 इज 1। समझ में आ गई बात। तो tan थीटा इसी से आया बन के। अगर अब आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6। देखो यार, पावर है 5। चलो 5 पावर तक तो हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल का इस्तेमाल करके, या x+3 का होल क्यूब करके, उसका फिर स्क्वायर करके, या स्क्वायर करके फिर उसका क्यूब करके। बट अगर पावर 25 आ गई तो खोलते रहोगे क्या? 50 आ गई खोलते रहोगे क्या बाइनोमियल से? नहीं। उसके लिए क्या करेंगे वो देखो। देखिए सर, ये पावर है, लिमिट में पुट नहीं कर सकता क्योंकि 0 + 1 इज 1, 1 - 1 अपॉन 0, मतलब ये आ रहा है 1 - 1 अपॉन नीचे 0, तो 0 बाय 0, ये हम पुट ही नहीं कर सकते, तो गड़बड़ हो गई। आई बात समझ में? तो ऐसे केस से बचने के लिए आपको क्लियरली दिख रहा है
कि पावर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि ये दो पावर सेम है। सेकंड हमारा जो पॉइंट था इस पावर वाले फॉर्मूले के लिए वो क्लियर हो गया कि ये दोनों सेम है, बट ऊपर और नीचे वाली टर्म सेम नहीं है। अच्छा, ये एक इंडिविजुअल टर्म होनी चाहिए थी, तो लेट कर लेते हैं x प्लस 1 को y, क्योंकि ये पूरी एक इंडिविजुअल टर्म होनी चाहिए थी, दो नहीं होनी चाहिए थी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक टर्म होनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है यार, मैंने इधर y डाल दिया। अब ये क्या बात हुई कि ऊपर तो आपने y डाल दिया, नीचे x में x ही रखा, मतलब एक वेरिएबल से दो में कन्वर्ट कर दिया। सारी दुनिया दो से एक में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करती है, आप लोग एक से दो में कन्वर्ट कर रहे हो। तो उससे बचने का तरीका यह है कि आपने x की वैल्यू निकाली जो कि निकली y माइनस 1। सर दो कंडीशन पूरी हो गई हमारी। कौन कौन सी दो कंडीशन? सर कंडीशन नंबर 1 कि जो यहां पे होगा वही नीचे होगा। कंडीशन नंबर 2 ये दोनों पावर सेम होनी चाहिए, बट द थर्ड कंडीशन इज x टेंडिंग टू 0 नहीं, y टेंडिंग टू 1 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये थी। ठीक है सर, देखते हैं x की वैल्यू कितनी है 0, यहां पे x की वैल्यू 0 डाली यहां पर, तो y मेरा कितना आ गया 1 आ गया। तो मैं कह सकता हूं y टेंडिंग टू 1। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाया जा सकता है। फॉर्मूला था लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a दैट इज इक्वल टू n a n माइनस 1, यानी ये हो जाएगा n a n माइनस 1। देयरफॉर फाइनल आंसर इज 5। और कोई भी चीज इसके अंदर ऐसी नहीं है जो नहीं लिखनी, सारी लिखनी है आपको। नोट करो, पहला ठीक ठाक सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों को कहेंगे सर 80% समझ में आया, 40% समझ में आया, घबराओ नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे इसके, हम अभी करेंगे, आज की क्लास में ही करेंगे। ठीक है ना, पहले नोट कर लो इसको। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा वो करने के बाद आप लोगों को ये चैप्टर करने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। ये ध्यान रखना, ये चैप्टर इतना अच्छा चैप्टर है, रियलिटी बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा कि आप मजाक समझ रहे हो। अब अगर मैंने ऊपर 2 डाल दिया तो ये हमें अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है। ऊपर 2 डाल दिया, छोड़ो मैं नीचे की बात कर रहा हूं। नीचे अगर मैंने 2 डाल दिया तो 4 माइनस 4 इज 0। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 भी नहीं आना चाहिए, ऊपर कुछ भी है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 भी नहीं होना चाहिए, यही हमने पढ़ा है। ठीक है यार, मैं नहीं डाल सकता, ये चीज क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा इसको, यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ऊपर एमटीएस करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 30 लाना है, 3 इंटू 10 इज 30, 6 5 30 होगी एमटीएस। और नीचे ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3x कॉमन, 5 कॉमन, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 3x प्लस 5 और x माइनस 2, टू डाल दिया, छह प्लस 5 अपॉन 4, 11/4 इज द फाइनल आंसर। नोट कर सकते हो आप इसे फटाफट से। मतलब साम दाम दंड भेद अप्लाई करो, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 मत लाओ एंड 0/0 मत लाओ, बस।
क्वेश्चन नंबर 8, तीन नीचे डाल के देखता हूं। 9 2 18 -15, 3 - 3 है 0। हवा में करके देख सकते हो और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसको। आप इसको ऐसे करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर -3 का 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 2 6, तो ये हो जाएगा -3x -2x, है ना। गलत, बताता हूं क्यों। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट +6x होता है और आपको चाहिए -6x। ये मैंने जानबूझ के लिया था। समझ में आ गई बात। क्या करेंगे, -6x + x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस अपना होता है, -6x होता है। x² -9 और x² +9, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। जब समझ में आया था ना, बड़ा अच्छा सा लगता है कि समझ में आ गया। हाँ, हमें बहुत इजी क्वेश्चन है। अब x² -9 को दोबारा MTS मार लेते हैं, यानी मिडिल टर्म, दोबारा से a² - b² की प्रॉपर्टी पे ओपन कर लेते हैं। x² +9 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि a² + b² का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। अब वैल्यू डाल देते हैं 3 + 3। जैसे ही वैल्यू डाल दी, लिमिट हटा दो, क्योंकि 0/0 कहीं नहीं आ रहा, इसलिए लिमिट डाल सकते हैं। जैसे ही मेरा 0/0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0, इस तरीके के नंबर हट जाए, तुरंत लिमिट डाल दो, तुरंत, लेट मत करो उसमें। 3 और 3 6, 9 + 9 18, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। साथ साथ कर सकते हो 9th क्वेश्चन आप मेरे। x की जगह 0 डाल दो, क्योंकि 0 डालने से मेरा कहीं पर भी 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, b/1 आ रहा है, वो चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे इंपॉर्टेंट लगा लेना सर, इस एक्सरसाइज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मैंने एग्जाम में आते हुए देखा है। लिख लिया। देखिए, ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं है, कि ये जो फॉर्मूला लग रहा है z टेंडिंग टू 1, पहली कंडीशन, ये यहीं पर होना चाहिए और इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। चलो ठीक है, 1 की पावर तो कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द पॉइंट इज कि डिनोमिनेटर में z - 1 होना जरूरी है, जो कि अवेलेबल नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैंने 1/3 - 1/3
डिवाइडेड बाय लिख दिया z माइनस 1 अपॉन, मैंने पहले ही बोलता लिमिट दोनों के लिए होती है, कोई इश्यू नहीं है सर। अगर अब आप देखें ढंग से तो आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो पूरे हुए, सारे के सारी जो बातें थी वो पूरी हो गई। पहला, ये जहां जो यहां पर हो वो यही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जो न्यूमरेटर में लिखा जाए वो नीचे होना चाहिए। तीसरा, पावर सेम होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हो n a n माइनस 1। आई बात समझ में? डिवाइडेड बाय, सर यहां पे भी ऐसा ही है, z टेंडिंग टू 1, पावर सेम, जो चीज ऊपर है वही नीचे है, तो n a n माइनस 1। आई बात समझ में? अब 1 से कोई लेना नहीं, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, 1/3 अपॉन 1/6। 2 इज योर आंसर। आगे समझ में? 2 आपका फाइनल आंसर, नोट कर सकते हो आप इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कंडीशन दे रखी है a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लिमिट डाल दें तो क्या होगा सर? 0/0 नहीं आ रहा, बस ये होगा, बस वही तो चाहिए मेरे को, 0/0 नहीं होना चाहिए। सर ये रिड्यूस होके 1 आ गया, खत्म बात। मेरा कोई भी नंबर आए 0/0 इज नॉट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा, देख लो, टाइम खराब नहीं करेंगे, पहले लिख कर लेंगे फिर उसके बाद आगे चलेंगे। पहले लिया एलसीएम, क्योंकि अगर मैं पुट करता हूं तो 0/0 आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एलसीएम लिया x इंटू 2, 2 प्लस एक्स अपॉन x प्लस 2 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2, ठीक है। ये इंटू है, ये और ये गया, तो बेसिकली सिवाय सिंप्लीफिकेशन के और कुछ नहीं करना। 1/-4 नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। साइन ax अपॉन bx, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। ये और ये तीनों सेम होने चाहिए। मैंने क्या किया, एंगल से यहां पे डिवाइड किया और एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया और bx को साइड में लिख दिया। कैसे? क्योंकि अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा, ax से x को काटूंगा, तो मेरा बचेगा क्या, ये और ये पार्ट। बट द पॉइंट इज कि ये दोनों चीजें सेम हो चुकी हैं मेरी, बट ये तीसरी सेम नहीं हुई। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर यहां की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी x टेंडिंग टू 0 की, मल्टीप्लाई बोथ साइड ax कर दूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड ax,
देन ax टेंडिंग टू 0, क्योंकि 0 इंटू ए इज 0, एंड साइन ax डिवाइडेड बाय ax into ax by bx, then this part is 1 and x cancel, the final answer is a by b. आई बात समझ में? तो अब जो मैं क्वेश्चंस करूंगा उनमें ये डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ये ax बनाना जरूरी नहीं है। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो उसका मल्टीपल, मतलब x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है यानी 0 ही है, तो उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो विद x, दैट इज ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज ऑलवेज 0। ये चीज समझ में आ गई मेरी बात? तो इसको मेंशन करना, मतलब इस स्टेप में आप डायरेक्ट इसके बाद ये कर सकते थे, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि मुझे समझाना था, इसलिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया। अब मैं नहीं लूंगा किसी भी क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी 0 नहीं है, समझ में आ गया? डायरेक्ट करा मैंने, डायरेक्ट। ये रिड्यूस होएगा तो साइन ax बचेगा, ये रिड्यूस होएगा तो साइन bx बचेगा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, और ये कट गया। लिखने की जरूरत नहीं होती कि 1 क्या हुआ, a बाई बी इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। आपको पता ही है मैं पहले बीच बीच में से कराता हूं, फिर आगे करेंगे। पहले हम अभी 3-4 क्वेश्चन और करेंगे एक्स्ट्रा, ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा कह रहा हूं, सॉरी, एनसीईआरटी के 3-4 क्वेश्चन करेंगे। आप लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। उसके बाद हम पहले करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन हम आगे चलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे पहले। देखिए, आप इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो साइन ax डिवाइडेड बाय ax इंटू ax, ये लिमिट हो गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस bx। ये लिमिट इसके लिए भी है, bx के लिए भी है। नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। ये तो b कांस्टेंट है ये वाला, तो इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई बात समझ में? अब अगर मैं देखूं तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, बचा क्या, ax प्लस bx अपॉन bx। आधे से ज्यादा बच्चे इस bx को से काट देते हैं और उनके कान के नीचे इतनी जोर के चपाट पड़ता है और वो ठीक हो जाते हैं। फिर ऐसे लिखना भी गलत है, क्योंकि अगर आपने x बचाया हुआ है तो सर लिमिट बचानी जरूरी है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा, x कॉमन लिया, a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। अच्छा, नीचे एक साथ में ax भी है, ठीक है। एक ax जो था ना, यहां पे एक ax भी है साथ में, वो मैंने अलग से लिख दिया यहां पे। अब तो कोई बात नहीं है, तो फिर रिड्यूस ही हो गया, यहीं पर काट सकते हो आप उसको। लिमिट लिखनी जरूरी है, 1 आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से। 18th क्वेश्चन करेंगे। मैंने आधा 18 लिख दिया था, आधा वो लिख दिया था 19th।
20th लिख दिया था आधा। साइन बी एक्स के साथ कहीं पर भी साइन ना बी एक्स है, बी नहीं है, कोई बात नहीं, आप वो होमवर्क कर लेंगे। 20 ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। 18 करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन से हमारा बैर है क्योंकि साइन हमें परेशान करता है। cos 0 तो 1 होता है, cos की कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 1 हो जाएगा हमारा, क्योंकि लिमिट अलग से लगा लो, इसके लिए कोई दिक्कत तो है नहीं। ये अपना 1 हो गया। ऊपर से x कॉमन लिया, ये गया। 0 यहां पे डाल दूं तो क्या प्रॉब्लम है? नोट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। देखिए, अब साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओ सॉरी, हाँ 1 होता है थीटा बाय थीटा। बट द पॉइंट इज कि यहां पर तो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, थीटा टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। थीटा ये है पाई माइनस एक्स, बट यहां पे तो है नहीं पाई माइनस एक्स। ला सकते हैं, देखो कैसे। एक्स माइनस पाई टेंड्स टू 0 लिख सकता हूं। प्लस पाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस पाई। समझ में आ गई बात? अगर इधर प्लस पाई है, उधर जाके क्या लिख सकते हैं? माइनस पाई। अभी भी सर सेम नहीं हुआ, बताओ क्यों? क्योंकि यहां पे पाई माइनस एक्स है, यहां पे एक्स माइनस पाई है। अब एक बात बताओ, अगर एक्स माइनस पाई टेंडिंग टू 0 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड -1, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो आप सीधा लिख दोगे इसे। इट में इंप्लाइज दैट दिस इज योर 1। आगे समझ में? नोट कर लीजिए फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 21, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर उन क्वेश्चंस पर आएंगे बचे हुए। वैसे 16 भी कर लेंगे अभी। अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूं तो 0 सीकेंट 0, 0 इंटू 1, तो भैया 0 इंटू 1 तो आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 16, मैंने आपको बोला था 0 बाय 1 नहीं होना चाहिए। वैल्यू डाली, cos 0 इज 1, नहीं 21वां हम बाद में करेंगे, आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर 17th भी करेंगे आपका, ठीक है ना?
चलिए हेडिंग डाल दीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं एक साथ कराता हूं, मतलब चैप्टर के साथ ही कराता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझना है आपको, पहले करना बाद में। मैं लिमिट पुट नहीं कर सकता, 1/0 आ रहा है इसमें, और यहां पे भी 0/0 आ जाएगा, मतलब 0/0 तो नहीं आ रहा बट नीचे 0 आ रहा है। तो क्या किया, मेरा टारगेट रहेगा इसको सिंप्लीफाई करना, x कॉमन। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, x कॉमन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा अब देखिए, अब लेते हैं इसका एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो x-2 दो बार नहीं लिखेंगे, x-1 x-2, इसके पास x-2 अवेलेबल है, यानी ऊपर मल्टीप्लाई होगा x इंटू x-1, -2 इंटू 2 4x और +6। मैंने मतलब अंदर ब्रैकेट ओपन कर दिया और कुछ नहीं करा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, मतलब बेसिक सिंप्लीफिकेशन है अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को पकड़ लिया तो। बट यार अभी भी मैंने कौन से तीर मार लिए इसके अंदर, अभी भी अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो 0/0 फॉर्म के अलावा कुछ और नहीं मिल रहा। आप ढंग से देखो तो ऊपर वाले में अभी भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी और वो नीचे वाले x-2 को काटेगा, क्योंकि परेशान हमारे को x-2 के अलावा और कोई नहीं कर रहा। समझ में आ रही बात। हम लिखेंगे ठीक है, कॉपी करो इसे और आगे कंप्लीट करो, x-2 इसे काट देना और वैल्यू पुट कर देना, बस इतना रह गया। जल्दी करो, नोट करना फटाफट से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इवैल्यूएट करना है
सर वैल्यू पुट कर दी तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। यहां पे हम फंस गए। सर इसको करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड देखो, आपको याद आ जाएगा एक ही बारी में। पहला रूल अप्लाई हो गया कि जो हमने पावर 5 वाला क्वेश्चन किया था कि ये पावर सेम होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब इसको लेट करेंगे y, -2 की पावर 1/2। x को तो रख नहीं सकते, दो वेरिएबल नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y-2। और जब x टेंडिंग टू 0 था तो यहां पे 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आ गई y टेंडिंग टू 2। तो ये अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n -1 1/2 2 रेज टू द पावर -1/2 1/2√2। ठीक है, इसका सेकंड मेथड देखेंगे एक बारी ध्यान से। देखिए जरा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपको यह कहता है, जो आगे भी यूज होने वाला है, कि अगर अभी कभी भी आपको स्क्वायर रूट मिले, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, हमेशा रैशनलाइज कर दो, हमेशा। रैशनलाइज किया तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 + x a - b और a + b -√2 इंटू √2 को 2 लिख सकता हूं। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन किया, ऊपर आ गया x अपॉन x काट दिया 1, यानी 1 अपॉन ये 0 डाल देंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा 1/2√2। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कभी भी स्क्वायर रूट मिल जाए तो हमेशा उसको रैशनलाइज कर दो और कुछ मत करो। ठीक है, कॉपी करो, आगे करेंगे। दो मेथड है इसको करने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हमारे। ये दिया हुआ इज इक्वल टू 108। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, n a n - 1 इज इक्वल टू 108, यानी ये आपकी टर्म आ गई ऐसी की ऐसी। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें यार, मतलब n इंटू 3 की पावर n - 1, व्हाट इज दिस। देखो क्या करो, आपको पता तो है नहीं इसके बारे में और n की वैल्यू के बारे में, आप इसे रिड्यूस भी नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, छोटा सा, आप 108 के प्राइम फैक्टर कर लो। तो ये आ गया 3 की पावर 3 इंटू में 4,
और इसको बिल्कुल मैंने वैसे लिखा जैसे ये लिखा हुआ वैसे लिखा है, ठीक है। ये सर 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है क्वेश्चन, कई बार 2 नंबर में आ रखा है, ठीक है। अब अगर आप इसे नोट करें तो n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, बट द पॉइंट इज कि इससे भी n की वैल्यू 4 आनी चाहिए कंपैरिजन करके। n-1 इक्वल टू 3 तो n इज इक्वल टू 4, तो आप लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 4, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यार इसके अंदर हर बच्चा पता है क्या सोच रहा होगा, सर 2 + x को लेट कर लो y। मैं कहूंगा यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। मैं बोलूंगा बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगा, गलत। बच्चे 2 + x को अगर मैं y लेट कर लूं तो इस 2 - x को एक अलग नंबर लेट करूं, ये तो मैं लेट ही करता रह जाऊंगा यार, ये क्या बात हुई, है ना। तो इससे बचने का तरीका कुछ और सोचना पड़ेगा यार। कुछ और अगर मैं सोचूं तो इसके अंदर sin a - sin b का फॉर्मूला लग रहा है, याद आ रही है बात। तो क्या होता है वो 2 cos a + b/2 a + b/2 इंटू cos a माइनस, सॉरी यहां पर साइन होता है, -b/2, ऐसे ही होगा। बिल्कुल गलत, यहां के ब्रैकेट गायब हो जाएंगे तो गलती हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फोर बाई टू इज 2, 2x/2 इज 2 से 2 गया, x बचा है, x + x इज 2x/2 इज x। दिस इज योर फॉर्मूला, 2 cos 2 इज द आंसर। अब बच्चे 2 cos 2 देखकर ना हिल जाएंगे, अरे 2 cos 2 कैसे आ सकता है, इतनी गंदी टर्म कैसे हो सकती है। अरे गंदी नहीं है भाई, बहुत अच्छी है, फटाफट से नोट कर लो इसको जल्दी जल्दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट x टेंडिंग टू π/6
ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो लिमिट पुट करके देखना पड़ेगा कि कहानी क्या है क्या नहीं है। समझ रहे मेरी बात? अगर लिमिट पुट करके देखना पड़ेगा तब पता लगेगा कि कहानी क्या है और क्या नहीं है। अगर मैंने लिमिट इसके अंदर पुट कर दी π/6 ऊपर और नीचे, तो 0/0 आ रहा है। देखो ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले में पुट करके देख लेते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर ऊपर कुछ भी आया और नीचे 0 नहीं आया, लाइक नीचे 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो ऊपर तो वैल्यू पुट कर ही सकते हैं। तो ठीक है यार, पुट करके देखते हैं रफ में। 2 sin स्क्वायर π/6 माइनस 3 sin π/6 प्लस 1। साइन स्क्वायर π/6 यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। एलसीएम लिया 2, 1 माइनस 3 प्लस 1, नहीं प्लस 2। सर ये 0 आ रहा है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ये होगा पंगा। अब क्या करें यार, ये तो बड़ी गंदी टर्म है, इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए अगर मैं लेट कर लूं sin x को y, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इसका मतलब x की जगह मैंने डाला π/6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। हालांकि वैल्यू नहीं डाल सकती अभी भी, क्योंकि अगर आपने वैल्यू डाल दी तो आपका 0/0 ही आएगा। बट इस क्वेश्चन को करने में और इस क्वेश्चन को करने में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है? क्योंकि इसमें मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके सिंप्लीफाई कर सकता हूं और आराम से कैलकुलेट करके सॉल्व करके दे सकता हूं। ये पहचानना आप लोगों का काम है। अगर पहचानोगे नहीं तो क्वेश्चन खराब कर दोगे। सबसे पहले हमने इसकी एमटीएस मारी, यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी। ठीक है, दोनों में से कॉमन अब हाफ की वैल्यू अगर मैंने डाल दी तो क्या होएगा? 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1। सर 1/2 प्लस 1 जो है वो 3/2 होता है और ये माइनस 1/2 होता है। आंसर आ गया -3। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नीचे है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब करता है परेशान। ये तीनों एक्स को हटाना पड़ेगा, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब पूरा हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे 0 आता रहेगा। ये पूरा एक्स क्यूब हटेगा। अलग अलग करने का कोई फायदा नहीं है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो tan x को ऐसे लिख सकते हैं sin x बाई cos x। ठीक है, अब ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, sin x लिया कॉमन,
देखो एक्स क्यूब में से एक एक्स चला गया, बताऊं कैसे? एक एक्स को मैं इसके साथ रखूंगा तो वो 1 बन जाएगा, बट एक साथ करना पड़ेगा सबको, सारे एक्स एक साथ हटाने पड़ेंगे। ठीक है यार, एक एक्स का तो मेरा काम तमाम हो गया। अब बाकी बच गए नंबर्स, यानी वो ब्रैकेट की वजह से ही सॉल्व होंगे अंदर वाले। पेन इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि इजी हो जाए तुम लोगों को देखना भी, जज करना भी कि वो सेकंड पार्ट है, मतलब उसके आगे का चल रहा है। चाहे इसको अलग रख लो ताकि तुम्हें और आसान लगे। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब का एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, और ये कॉस एक्स ये वाला है। आगे समझ में? अलग अलग करके लिखा बस सबको। अभी मैं फॉर्मूले और भी लिखवाऊंगा, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा एक और बार, दोबारा लिखवाऊंगा, तुम भूल गए होंगे मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन एक्स बाई एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, देखो कॉस एक्स कभी परेशान नहीं करता, कॉस 0 1 होता है हमेशा, करना इकट्ठे पड़ेगा लेकिन, इंटू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स अपॉन एक्स। आगे समझ में? अपॉन एक्स क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर था, मैंने उसे स्प्लिट कर दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स बाई 2 है तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। सर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे एक और बार, क्योंकि 12th में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में यह क्वेश्चन पाया जाता है। ठीक है, एक और बार देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, साइन बाय कॉस, साइन को कॉमन लिया, साइन एक्स बाय एक्स तो एक टर्म बन के क्यूब बन जाएगा, यानी यहां से 2x का काम खराब होएगा, काम तमाम होएगा। यहां पे एक्स क्यूब है, एक एक्स तो यहां बन गया, बचे कितने? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसके अंदर से ही बनना है सर। तो अंदर वाले को सिंप्लीफाई करा, 1 माइनस कॉस एक्स का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है हाफ एंगल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। मैंने इसे अलग अलग कर दिया क्योंकि फॉर्मूला साइन स्क्वायर में नहीं होता है, साइन थीटा में होता है, साइन एक्स में होता है, इन सिंगल पावर में होता है, अलग अलग कर दिया सर। सर ये मेरा आप देखिए, जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, सर ये भी मेरा 1 हो गया, सर ये भी मेरा 1 हो गया, सर ये भी मेरा 1 हो गया। तो टर्म क्या क्या बच गई? 1 बाय कॉस 0, बिकॉज कॉस 0 इज 1, प्रॉब्लम ही नहीं है सर। ये वाला 2 बच गया, इंटू सर ये 1 बाई 2 बच गया, सर इंटू 1 बाई 2 एक और बच गया ये वाला, सर ये कैंसिल, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, बस ये आंसर इक्वल टू क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-4 और कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, साथ बहुत सारे नहीं करने हैं, एक रूट वाला और कराना है मेरे को। चार पांच एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करने हैं, बस ज्यादा नहीं, लिमिट्स के कंप्लीट हो जाएंगे। 10-12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये कर लो और एनसीईआरटी कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। लिमिट्स कंप्लीट, देन कंटिन्यूटी, देन फर्स्ट प्रिंसिपल एंड वगैरह वगैरह। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। थ्री ए प्लस एक्स है ये, ठीक है। देखिए सर, अगर मैंने यहां पर लिमिट पुट कर दी तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो फिर कैसे करें? मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर कभी भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है तो कुछ मत करो, रैशनलाइज कर दो। अगर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो डिनोमिनेटर को करेंगे, और अगर दोनों में स्क्वायर रूट है तो सर दोनों को करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है सर, दोनों को करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपकी मर्जी आप एक साथ कर दो, आपकी मर्जी अलग अलग कर दो। मैं एक साथ करके सिखाऊंगा आप लोगों को जानबूझ के, ताकि आप लोग टाइम बचाना सीख पाए। सबसे पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, मतलब सॉरी रैशनलाइज कर रहे हैं, स्क्वायर रूट बोल रहा हूं मैं भी। है इनटू, सर न्यूमरेटर की सेम टर्म लिखेंगे, कर दिया न्यूमरेटर को रैशनलाइज। अब किसकी बारी है रैशनलाइज होने की? सर अब बारी है डिनोमिनेटर के रैशनलाइज होने की। एक ही साथ करना है सर यहां पर डिनोमिनेटर को। और करना क्या है, जो काम की चीज है उसका इस्तेमाल करें, बाकी को वैसे ही पड़े रहने दें, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहां पे a माइनस बी और a प्लस बी है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया सबके? इसका स्क्वायर करूंगा, इसका रूट हट गया, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका रूट हट गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इसका काम हो चुका है मेरा, मल्टीप्लाई हो चुका है ये, ठीक है। ये बचा हुआ है, पढ़े रहने दो, कुछ नहीं कह रहा। इसको किया इसके साथ, क्या होएगा इसका? 3a प्लस एक्स माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो सर 4x आएगा। क्यों? 2 रूट एक्स का स्क्वायर, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर एंड रूट एक्स पे भी स्क्वायर। अच्छा सर ठीक है, ओके। बची टर्म क्या क्या? इधर से तो बच गई थी ये वाली, और इधर से ये वाली यूज हुई तो ये बच गई। तो ये बचा हुआ माल मैं यहां लिख देता हूं, बचा कुचा माल सारा। देखो सर, जो बचा हुआ माल होता है ना वो परेशान नहीं करता। माइनस ही तो बचा है यहां पे। माइनस है ना, प्लस है, प्लस। और प्लस वैसे ही परेशान नहीं करता क्योंकि प्लस आपको जीरो नहीं देता। समझ रहे हो ना? जीरो क्यों नहीं देता? क्योंकि भैया वैल्यू पुट करोगे तो प्लस कैसे कटेगा? एक्स कट के जीरो बनता है ना। a माइनस एक्स अपॉन 3a माइनस 3x। शायद अब आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में आ गया क्या करना है। नालायक बच्चों ने तो पहचान लिया क्या करना है ना। सर अगर नीचे से 3 कॉमन ले लूं तो a माइनस एक्स से a माइनस एक्स रिड्यूस हो जाएगा। यहां कर रहा हूं, समझ में आया? एक साथ रैशनलाइज करके उसका काम तमाम कर दो, बेस्ट रहता है। बचा क्या? अब a की वैल्यू डाल दो, क्योंकि कट के 0/0 तो आने नहीं वाला। ये नीचे कर रहा हूं मैं, 4a मैं इसको कैसे लिख सकता हूं देखिए, √4a एंड √3a, इसको लिख सकते हैं 2√a प्लस √3 एंड √a। यार ऊपर से रूट कॉमन, नीचे से रूट कॉमन काट दो, √a को, √a कॉमन, तो ऊपर बचेगा 4 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू में 1/3। चाहो तो इसका हर परिमेयकरण कर लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर परिमेयकरण? रैशनलाइजेशन सर, रैशनलाइजेशन। नोट कर सकते हो आप इसे फटाफट से।
ये 3 है, 3 √3 इंटू √3a तो यहां पे भी √3 ही रहेगा ये, तो यहां पे 2√3 आ जाएगा। 2 से 2 को काट लो, रैशनलाइज करना है कर लो, नहीं करना मत करो, छोड़ दो ऐसे ही। रैशनलाइज करोगे तो 2√3/9 आ जाएगा। बस हल्की सी गलती थी वो एडिंग में, ये a+2a जो है अपना वो √3a होगा ना, मैंने 4 लिख दिया था गलती से। तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करेंगे। देखो बच्चे, x की पावर 4 - 4, इसको तो सिंप्लीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। a² - b² पे सॉल्व कर दिया। x² का स्क्वायर, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग जिस बच्चे को समझ में आ जाए वो तो कर सकता है, जिसको समझ में ना आए उसके लिए मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, वो उस तरीके को अप्लाई कर लेना। सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये कहती है मल्टीप्लाई करके आपको -8 लाना है और प्लस माइनस करके 3√2 लाना है। ठीक है, अब यार मल्टीप्लाई करके मेरा -8 आना चाहिए एंड 3√2 मेरा प्लस माइनस करके आना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई करके 8 लाना है, √2 तो आपको यूज करना ही करना पड़ेगा, यानी आपका 2 तो आ गया मल्टीप्लाई करके, लेकिन लाना कितना है 8, यानी 4 की कमी रह गई, 4 की। तो 4 की कमी के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 2 दिस इज मल्टीप्लाई बाय, ये 8 आ गया, आप करके देख लो। बट क्या इनका सम 3 है? नहीं है। ठीक है, तो 4 इंटू 1 रखूंगा तो इसका -3√x है। जिनको ये समझ में आ जाए बेस्ट है भैया, क्योंकि 10th में कराया गया था ये। ठीक है ना, जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए और भी बेस्ट है, क्योंकि उनको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। पहले आप इस तरीके से देख लो, a² - b², x कॉमन, x + 4√2, यहां से √2 कॉमन। एक सेकेंड, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तो 3√2x - 8 9 इंटू 2 + 32 60 15 चौका 60। 3√2 के MTS अगर मैं करूं, एक बारी दोबारा करता हूं, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, सॉरी 2। अब मुझे 4 लाना है, मल्टीप्लाई करके -4 लाना है और प्लस माइनस करके +4 लाना है। तो 4 इंटू, अच्छा ये माइनस है ना बीच में, ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दी। तो x - 2 और x + 2, x², इसको भी स्प्लिट करा दोबारा। ठीक है, जिनको तो ये वाली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है वो तो आराम से कर देंगे, जिनको नहीं आती वो देख लेंगे एक बारी।
ये कटेगा यार। और प्लस वाली टर्म कभी परेशान नहीं करती, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। बस दैट इज योर फाइनल आंसर। नोट कर सकते हो, मैं अगला तरीका इसको करने का दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आज लिमिट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगली क्लास में लिमिट की एग्जिस्टेंस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल पूरा खत्म कर देंगे और डेरिवेटिव के बेसिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 3 लेक्चर के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला लेक्चर मेरे को बड़ा इसलिए भी लेना था क्योंकि मुझे पूरा लिमिट्स खत्म कराना है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। 10 मिनट और बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ना तो इसकी मिडल टर्म फिटिंग हो सकती ना कुछ हो सकता, यहां हम फंस चुके हैं। एक्स की पावर 7 है, समझ रहे हो मेरी बात। एक्स की पावर 7 है, इसकी ना तो मिडल टर्म फिटिंग हो सकती ना कुछ हो सकता। लेकिन अगर इसे लिमिट से थोड़ा हटके लिया जाए, की पावर 7, लिमिट से, लेकिन इसे लिमिट से अगर हट के लिया जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो सर, ऐसे क्वेश्चन में ना 1 पुट करने पर आपका 0/0 आ रहा है, आप इसे डिवाइड कर दो भाई। डिवाइड इज द सिंपल आंसर। और ये मेन पे करके दिखा सकते हो आप। डिवाइड कैसे करते थे बचपन में? ऐसे करते थे 9th क्लास में, याद है? अरे उसका दूसरा मेथड बताना था, भूल गया। चलो इसके बाद बता देता हूं, है ना। एक्स क्यूब में कितना मल्टीप्लाई करें? एक्स की पावर 4 माइनस 3x की पावर 6। साइन चेंज हो गए सबसे आगे। साइन चेंज हो गए और भी आगे। अब करेंगे 3x 3 से। 3x 3 से इसको करेंगे तो माइनस 9x की पावर 5। इसको करेंगे तो क्यूब। बचा क्या? 5 पावर आगे रहने दो और 4 लिखनी थी। 4 पहले लिखनी चाहिए थी, फिर वो लिखनी चाहिए थी। मैं 4 को यहां लिख रहा हूं, ठीक है, बट यूज इसका करूंगा। आगे पीछे लिखे हुए असाइन, ऑर्डर इनका ठीक नहीं है। पहले 5 होनी चाहिए, फिर पावर 4, फिर क्यूब होना चाहिए। 7x 5 लाने के लिए 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। 7x स्क्वायर में इससे करेंगे तो माइनस 21x की पावर 4 और इससे करेंगे तो पहले आना चाहिए माइनस 3x क्यूब, फिर माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको दोबारा करेंगे 25x से। लास्ट टाइम हो रहा है ये 25 दिया 75x स्क्वायर 67x स्क्वायर बच गया है। और इससे करेंगे तो प्लस 25x यानी माइनस 25x। एक बार और रह गया। अब करेंगे प्लस किससे? 3 से, माइनस 3 से, ठीक है। तो आपकी जो टर्म आएगी वो आ जाएगी x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 3 इंटू में q अपॉन r बाई डी, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर होगा। जो रिमाइंडर दिया होगा वो प्लस r बाई डी, ठीक है। इसमें तो वैल्यू पुट हो सकती है सीधा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अंदर पुट करने के लिए फिर से डिनोमिनेटर परेशान करेगा। डिनोमिनेटर के फैक्टर कर देना। क्यूबिक के फैक्टर करे है ना, पहले पुटिंग कर करके, फिर जैसे ही डिनोमिनेटर के फैक्टर करोगे रिमाइंडर के भी फैक्टर होंगे, क्योंकि रिमाइंडर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। रिमाइंडर के भी कर देना, डिविजर के भी। उसे रिड्यूस करोगे अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है। कंप्लीट कर लो इसे फटाफट से, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन और कराना है और उसका मेथड भी बताना है और टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी करो।
अगले में तो मैं हिंट दे दूंगा, वही काफी रहेगा। नहीं हो तो दोबारा पूछ सकते हो आप क्वेश्चन वो मेरे से। 10th के बाद वो उसका दूसरा मेथड भी बताना है, वो भी बता दूंगा। कुछ नहीं करना, ऑब्वियस है x+2 को हमें लेट करना पड़ेगा। y x की वैल्यू क्या आई, y-2, बट x टेंडिंग टू 2 है तो y टेंडिंग टू 4, a है ये a, तो a+2, y टेंडिंग टू a+2। इसको थोड़ा सा हमें सजा के लिखना पड़ेगा, बता रहा हूं कैसे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है ना, इस वजह से पंगा है इसके अंदर। माइनस कॉमन लिया, a+2, पावर 5/2, पावर 5/2। अब n a n-1 नोट कर लो फटाफट से, उस क्वेश्चन के दूसरे मेथड पर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था वो। ये 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर लिमिट्स। जिनके स्कूल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है, जिनके नहीं आ रहे वो 10 इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज ये दिक्कत करेंगे बाद में आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बारी। सर क्वेश्चन नंबर 8 में जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि आपसे जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही वो इसकी नहीं हो रही, बस आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल करो। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, आ गया √50। हाँ ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। √50 यानी 5√2। अब अलग अलग कर लो, उनके लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा बट ठीक है, कर सकते हैं। और किसी के भी इस तरीके से फैक्टर निकाले जा सकते हैं। ये आ गया x इज इक्वल टू √2 और एक आ गया -2√2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आप इसको अगर माइनस में लेकर आओगे ऐसे, इसको आप प्लस में लेकर आओगे ऐसे, तो ये बन जाएगा x माइनस √2 और x प्लस 2√2। मतलब ये पार्ट पूरा आपका हेल्प करेगा आपके फैक्टर्स निकालने में। समझ में आ रही है बात? ये पूरा पार्ट किस चीज में हेल्प करने वाला है? आपका फैक्टर निकालने में। आपके फैक्टर निकाल के फिर इसको आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। x की पावर 4 का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप देख लीजिए उसके अंदर। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का मतलब ये x की वैल्यू √2 आई बट उसे माइनस में ले जाओ। ठीक है ना। तो यहां पे आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लीज आप इन 10 क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर करना, क्योंकि अगली क्लास में मुझे लिमिट एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन कराने हैं। उनको कराने के बाद हम लोग अपना फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो, और नेक्स्ट क्लास में डेरिवेटिव का भी बेसिक वाला पार्ट तो हो जाएगा, आसान वाला सारा डेरिवेटिव हो जाएगा, चेन रूल रह जाएगा बस। चेन रूल मुश्किल से आपका फिर एक आधा घंटे का लेक्चर और चले जाएगा, यानी 2 लेक्चर मैक्सिमम आपका लिमिट डेरिवेटिव पूरा खत्म। एनसीईआरटी विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री पार्ट तो हम लास्ट में करना ही है सबका इकट्ठा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।